बलूचिस्तान के सूखे पहाड़ों के बीच जमीन से सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसी जगह है जिसका नाम पाकिस्तान के किसी भी कागज या नक्शे पर मौजूद नहीं है। कैंप एक्स, आईएसआई की बेहद खौफनाक ब्लैक साइट, एक ऐसा खुफिया तहखाना जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें दुनिया की नज़रों में सालों पहले मुर्दा घोषित कर दिया जा चुका है। यहां से ना तो कोई आवाज़ बाहर जाती है और ना कोई इंसान कभी जिंदा लौटता है। लेकिन आज इस मौत की जेल के अंदर खुद खौफ कांप रहा था। उनके कब्जे में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, लेजेंडरी एजेंट सूर्या था। सूर्या वो इंसान था जिसके दिमाग में हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे गहरे सीक्रेट्स दफन थे जो दुश्मन के हाथ लग जाते तो देश की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। पिछले 72 घंटों से सूर्या को जेल के सबसे खतरनाक टॉर्चर सेल में रखा गया था, लेकिन वो रॉ का अजेय सिपाही था। उसने अपना मुंह नहीं खोला। उधर नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा था। कूटनीति का कोई रास्ता नहीं था। भारत आधिकारिक तौर पर यह मान ही नहीं सकता था कि सूर्या उनका एजेंट है, और अगर वहां कमांडोज भेजकर सीधा हमला किया जाता तो दुश्मन पलक झपकते ही सूर्या को गोली मार देता। हर तरफ से रास्ते बंद थे। सूर्या को उस अभेद्य किले से जिंदा निकालना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रॉ की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब जरूरत थी एक ऐसे मोहरे की जो बंदूकों से नहीं, अपने शातिर दिमाग से दीवारें तोड़ सके। बुलावा भेजा गया रॉ के सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ऑपरेटर और माइंड गेम्स के बेताज बादशाह एजेंट कबीर को। कबीर का प्लान इतना पागलपन भरा था कि रॉ चीफ ने भी एक पल के लिए उसे खारिज कर दिया। कबीर का कहना था, सर, उस खौफनाक जेल के अंदर बाहर से कोई नहीं घुस सकता। वहां जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे खुद गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगले 48 घंटों के भीतर कबीर ने अपना पूरा रूप और अपनी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी। अब वो कोई भारतीय खुफिया एजेंट नहीं था। अब वो बन चुका था जोरावर, एक ऐसा खूंखार इंटरनेशनल हथियारों का सौदागर जिसकी तलाश पाकिस्तान की आईएसआई को पिछले 5 सालों से थी। प्लान के मुताबिक कबीर जानबूझकर दुबई में आईएसआई के एक बड़े मुखबिर की नज़रों में आ गया। जैसा कबीर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आईएसआई के गुंडों ने दुबई के एक आलीशान होटल से उसे किडनैप किया, उसके सिर पर काला बोरा डाला और सीधा उसी बलूचिस्तान की खौफनाक जेल कैंप एक्स में लाकर पटक दिया। अब कबीर उसी काल कोठरी में था जहां से महज 50 फीट की दूरी पर एजेंट सूर्या को बंदी बनाकर रखा गया था। मिशन का पहला और सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका था। कबीर बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के सबसे सुरक्षित किले के अंदर पहुंच चुका था। जब जेल के क्रूर वार्डन ने भारी बूटों की गूंज के साथ पूछताछ के लिए कदम रखा तो उसने सोचा था कि यह नया कैदी खौफ से कांप रहा होगा, लेकिन जमीन पर बंधे कबीर ने खौफ के बजाय एक ठंडी और शातिर मुस्कान के साथ वार्डन की आंखों में देखा। कबीर ने खामोशी से वो दाव चल दिया था जिसने पूरे जेल प्रशासन को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। अब वहां कोई गोलियां नहीं चलनी थीं। अब दिमाग की असली बिसात बित चुकी थी और उन जालिम दुश्मनों को जरा भी पता नहीं था कि उनका अपना असली काल उन्हीं की उस अभेद्य और सुरक्षित जेल के अंदर उनकी ही आंखों के ठीक सामने मौत बनकर बैठ चुका था। वार्डन के हाथ में एक भारी लोहे की छड़ थी। उसने सोचा था कि 2-4 झटकों में ये नया कैदी भी बाकी मुर्दों की तरह रहम की भीख मांगने लगेगा, लेकिन कबीर, जो अब जोरावर बन चुका था कि चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी, उसने खून से सने अपने होठों से एक सर्द मुस्कान फेंकी और वार्डन की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसा नंबर बोला जिसने वार्डन के पैरों तले जमीन खिसका दी। स्विस बैंक अकाउंट 049 और केमन आइलैंड्स का वो सीक्रेट लॉकर। वार्डन के हाथ से लोहे की छड़ छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये वो काला सच था जो वार्डन ने अपनी ही आईएसआई के जनरल्स को धोखा देकर सालों से छिपा रखा था। करोड़ों डॉलर का वो गबन जिसकी सजा पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ बेरहम मौत थी। कबीर ने अपनी शातिर चाल चल दी थी। उसने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, अगर मुझे यहाँ एक खरोच भी आई या मेरे बाहर बैठे पार्टनर्स को अगले 24 घंटे में मेरा सिग्नल नहीं मिला तो तुम्हारी ये सारी जन्म कुंडली सीधे आईएसआई के सुप्रीम कमांडर की टेबल पर होगी। फैसला तुम्हारा है वार्डन, तुम्हें मेरी जान चाहिए या अपनी। जेल का वो जालिम और क्रूर तानाशाह वार्डन जो एक पल पहले तक मौत का देवता बना हुआ था, अब कबीर के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फड़फड़ा रहा था। कबीर ने हथियारों से नहीं बल्कि अपने एक ही दिमागी वार से उस पूरे जेल के सिस्टम को हैक कर लिया था। अब वार्डन कबीर का दुश्मन नहीं बल्कि उसकी कठपुतली बन चुका था। बिसात पलट चुकी थी। कबीर ने बिना एक बूंद खून बहाए दुश्मन के किले में सेंध लगा दी थी। अब बारी थी एजेंट सूर्या से जुड़ने की।
वार्डन को अपनी मुट्ठी में करने के बाद कबीर का अगला और अहम कदम था अपने असली लक्ष्य एजेंट सूर्या से संपर्क साधना। कैंप एक्स जेल की काल कोठरियां इतनी अभेद्य थीं कि परिंदा भी पर न मार सके। कबीर और सूर्या के सेल के बीच 50 फीट की दूरी और 3 मोटी कंक्रीट की दीवारें थीं। वहां ना कोई आवाज जा सकती थी न रोशनी, लेकिन एक जासूस के लिए खामोशी भी एक भाषा होती है। रात के ठीक 2 बजे जब पूरी जेल में सिर्फ गार्ड्स के बूटों की आवाज गूंज रही थी, कबीर ने सेल से गुजरने वाले पुराने पानी के पाइप पर कान लगा दिया। उसने उंगली के पोरों से पाइप पर खास लय में खटखटाना शुरू किया। टैप 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 टैप। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये मोर्स कोड था, रॉ का वो सीक्रेट कम्युनिकेशन जिसे सिर्फ टॉप एजेंट समझ सकते थे। 50 फीट दूर अंधेरे में खून से लथपथ पड़े सूर्या के कानों में जब वो हल्की सी थरथराहट पहुंची तो उसकी आधी बंद आंखें अचानक खुल गईं। दर्द से टूट चुके सूर्या के चेहरे पर एक चमक आ गई। पाइप से जो संदेश आ रहा था वो था, ईगल इज हियर, होल्ड द लाइन। सूर्या ने भी अपने हथकड़ी लगे हाथों से वापस 2 बार टैप किया। सिग्नल रिसीव्ड। कबीर ने मोर्स कोड जरिए सूर्या को बता दिया था कि उसका देश उसे भूला नहीं है। रात के ठीक 3 बज चुके थे। कैंप एक्स की खौफनाक दीवारों के अंदर कबीर ने अपना अगला और सबसे घातक पत्ता फेंका। उसने खौफ से कांपते हुए वार्डन को अपने सेल में बुलाया और एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ी जिसने वार्डन के होश उड़ा दिए। कबीर ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मेरे बाहर बैठे पार्टनर्स को भनक लग चुकी है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं और मेरी जान से ज्यादा उन्हें अपने उन करोड़ों डॉलर्स की फिक्र है जिनका राज मेरे और तुम्हारे बीच है। वो मुझे यहां से जिंदा निकालने नहीं आ रहे हैं, वो मुझे और इस राज को हमेशा के लिए दफन करने आ रहे हैं और इस काम में जो भी सामने आएगा वो मारा जाएगा, तुम भी। वार्डन के चेहरे की रंगत उड़ गई। लालच और जान का खौफ इंसान से कुछ भी करवा सकता है और कबीर यही कमजोरी से खेल रहा था। कबीर ने कहा कि आज रात ठीक 3:45 पर इस जेल पर एक भयंकर मिलिट्री ग्रेड हमला होने वाला है। घबराहट में वार्डन के पसीने छूटने लगे। अपनी और अपने उस काले धन की जान बचाने के लिए वार्डन ने एक ऐसी ऐतिहासिक और मूर्खतापूर्ण गलती कर दी जिसका इंतजार कबीर कर रहा था। वार्डन ने तुरंत अपने सबसे वफादार गार्ड्स को आदेश दिया कि जोरावर और उस दूसरे हाई प्रोफाइल भारतीय कैदी यानी सूर्या को तुरंत यहां से निकालकर जेल के सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर लेवल 4 में शिफ्ट किया जाए। कबीर की बिछाई हुई शतरंज की बिसात बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई खून बहाए, कबीर ने दुश्मन की ही फौज का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य एजेंट सूर्या को अपने पास बुला लिया था। अब दोनों मोहरे एक ही सुरक्षित सेल में थे और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। रात के 3:40 हो चुके थे। कबीर और सूर्या अब लेवल 4 के सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में एक साथ मौजूद थे। बरसों बाद 2 लेजेंडरी एजेंट्स एक दूसरे के सामने थे, लेकिन जज्बातों के लिए कोई वक्त नहीं था। सूर्या ने कबीर की आंखों में देखा। एक खामोश सवाल था, आगे क्या? कबीर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने जूतों के मोटे सोल को तोड़ा और उसमें से एक बेहद छोटी हाई टेक माइक्रोचिप निकाली। दरअसल जब खौफजदा वार्डन की मौजूदगी में कबीर को शिफ्ट किया जा रहा था तो रास्ते में उसने बेहद सफाई से वो चिप जेल के मेन पावर ग्रिड पर चिपका दी थी। कबीर का प्लान कोई बाहरी हमला नहीं था, वो हमला तो जेल के अंदर से होने वाला था। कबीर की नज़र अपनी डिजिटल घड़ी पर थी। 3, 2, 1 और ठीक 3:45 पर कबीर ने बटन दबा दिया। अगले ही सेकंड कैंप एक्स की उन खौफनाक दीवारों के अंदर वो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक भयंकर स्पार्क के साथ जेल का मेन सर्वर क्रैश हो गया। पूरे अंडरग्राउंड देश की बत्तियां एक झटके में गुल हो गईं। चारों तरफ एक खौफनाक और घुप अंधेरा छा गया। द ब्लैकआउट। सिस्टम फेल होते ही जेल के सारे हाई सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे एक झटके में अनलॉक हो गए। भारी गेट अपने आप खुल गए। बाहर खतरे के लाल सायरन चीखने लगे। आईएसआई के कमांडोज अंधेरे में पागलों की तरह भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ है। कबीर ने फुर्ती से अंधेरे में बाहर खड़े एक गार्ड की गर्दन मरोड़ी और उसकी राइफल छीन ली। उसने खून से लथपथ लेकिन फौलादी इरादों वाले सूर्या को सहारा देकर उठाया। कबीर की भारी आवाज उस अंधेरे में गूंजी, चलिए सर, हिंदुस्तान वापस चलने का वक्त आ गया है। मौत के उस समंदर में अब असली तूफान उठने वाला था। आज़ादी की खौफनाक रेस बस शुरू होने वाली थी। कैंप एक्स के उस घुप अंधेरे में सायरन की चीखें मौत का ऐलान कर रही थीं।
लाल इमरजेंसी लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी में कबीर और सूर्या मौत के साए की तरह आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक मोड़ पर 4 आईएसआई कमांडोज सामने आ गए। इससे पहले कि वो अपनी गन का ट्रिगर दबाते, कबीर ने बिजली की फुर्ती से अपनी छीनी हुई राइफल से 2 सटीक फायर किए। दोनों कमांडोज वहीं ढेर हो गए। सूर्या, जो पिछले 72 घंटों से टॉर्चर सह रहा था, उसने पलक झपकते ही तीसरे गार्ड की गर्दन अपने हथकड़ी लगे हाथों से मरोड़ दी। रॉ का लेजेंड अब भी लेजेंड था। जज्बातों का वक्त नहीं था, सिर्फ एक्शन का वक्त था। दोनों तेजी से अंडरग्राउंड लेवल को पार करते हुए जेल के मेन बेसमेंट गैराज में पहुंचे। वहां एक भारी मिलिट्री ग्रेड बख्तरबंद जीप खड़ी थी। कबीर ने ड्राइविंग सीट संभाली और बिना चाबी के तारों को जोड़कर इंजन स्टार्ट कर दिया। जीप एक भयंकर दहाड़ के साथ बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा तोड़ते हुए बलूचिस्तान के ठंडे, बंजर और खौफनाक रेगिस्तान में कूद पड़ी। लेकिन तब तक दुश्मन को उनके भागने की भनक लग चुकी थी। पीछे से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 3 और खूंखार गाड़ियां उनके पीछे लग चुकी थीं, जिन पर हैवी मशीन गन तैनात थीं। रेगिस्तान की उस डरावनी और काली रात में मौत की असली रेस शुरू हो चुकी थी। कबीर ने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया था, लेकिन पीछे से आ रही गोलियां उनकी जीप के बख्तरबंद शीशों को छलनी कर रही थीं। एक गोली जीप के साइड मिरर को उड़ाते हुए कबीर के चेहरे के पास से निकल गई। हमें उन्हें रोकना ही होगा, सूर्या ने चिल्लाकर कहा। उसने जीप के पीछे रखे हुए हथियारों के बक्से से कुछ मिलिट्री ग्रेड C4 ग्रेनेड्स उठाए। कबीर ने स्टीयरिंग को एक झटके से घुमाया, जिससे जीप धूल का एक भयंकर गुबार उड़ाते हुए तेजी से घूम गई। उसी पल सूर्या ने पिन निकालकर 2 ग्रेनेड पीछे आ रही सबसे आगे वाली गाड़ी के ठीक नीचे फेंक दिए। एक कान फाड़ देने वाला और जोरदार धमाका हुआ। वो गाड़ी हवा में कई फीट उछलकर आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गई और पीछे आ रही बाकी गाड़ियों से जा टकराई। बलूचिस्तान का वो सुनसान और काला रेगिस्तान आग और धुएं से भर गया। दुश्मन की रफ्तार पूरी तरह से टूट चुकी थी और उनके नापाक इरादे उसी धूल में मिल गए थे। कबीर ने दोबारा जीप को टॉप गियर में डाला और सीधे उस सीक्रेट एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ गया, जहां उनकी मंजिल और उनकी आज़ादी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। रेगिस्तान की धूल और बारूद के धुएं को पीछे छोड़ते हुए कबीर की जीप एक सुनसान और अंधेरी हवाई पट्टी पर जा रुकी। सामने एक बिना नंबर वाला छोटा ब्लैक हॉक विमान तैयार खड़ा था, जिसके इंजन की गूंज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही कबीर और सूर्या विमान के अंदर पहुंचे, पायलट ने बिना एक सेकंड गवाए टेक ऑफ कर दिया। नीचे बलूचिस्तान की सरहदें तेजी से पीछे छूट रही थीं। विमान के अंदर की धुंधली रोशनी में दोनों एजेंट एक दूसरे के सामने बैठे थे। सूर्या के शरीर पर जख्म गहरे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी फौलादी चमक वापस आ चुकी थी। उसने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, शुक्रिया। कबीर मुस्कुराया, क्योंकि एक जासूस के लिए शुक्रिया से बड़ा कोई मेडल नहीं होता। जैसे ही विमान ने भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया, दिल्ली के कंट्रोल रूम में बैठे रॉ चीफ के चेहरे पर चैन की लहर दौड़ गई। पर इसकी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। किसी को पता भी नहीं चला कि रात के अंधेरे में भारत के 2 शूरवीरों ने दुश्मन के कलेजे में घुसकर मौत को मात दी है।